हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज में। तो आइए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। आज की कक्षा में सभी का भरपूर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोपोली के कुछ क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं और आपको ये करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन करने से ही जो है कंसेप्ट की क्लियरिटी आती है। कंसेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हो तो सिलेबस करने के बाद आपको क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे। फर्स्ट है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर मोनोपोलीज। कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो मोनोपोली के अंदर क्या है, मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है। तो आप सभी जानते हो कि जो इलास्टिसिटी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैसी है, वो लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक नहीं है, लेस इलास्टिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक है। मोर इलास्टिक तो कहाँ पर थी, मोर इलास्टिक या एक तरीके से परफेक्टली इलास्टिक तो होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करें हो, और जो मोर इलास्टिक है ये होगी आपकी जब आप बात करते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद इससे के अंदर ही आपने जब मोनोपोली पढ़ी थी तो मोनोपोली के अंदर एकाधिकार के अंदर जब ये पढ़ा था कि जो कंज्यूमर को जितना कंज्यूमर देना चाहता है, यदि जो प्रोड्यूसर है वो सारा का सारा उससे ले पाए, यानी कि जितना वो देना चाहता है और एक्चुअल में भी उतना पे करे, तो वहाँ पर यूनिटरी इलास्टिसिटी थी जहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अगर आप मोनोपोली की बात करते हो तो वहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, लेस इलास्टिक होगी। ठीक है ना, प्राइस इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर मोनोपोलीज। तो समझ गए आप कि ये होगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। इसका देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ मोनोपोली। कि ऐसा कौन सा इसके अंदर कारण है जो कि मोनोपोली को एक तरीके से मोनोपोली लेकर आने में सहयोग नहीं करता, यानी कि मोनोपोली बनने में सहयोग नहीं करता। देखिए, इसका जो फर्स्ट है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट हो या कॉपीराइट हो, इनके कारण से तो क्या होती है, मोनोपोली जनरेट होती है। तो एक कारण है, फर्स्ट तो इसका क्या है, एक कारण है। दूसरा देखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप पढ़ते हो जब नेचुरल मोनोपोली के अंदर जहाँ पर एवरेज जो आपकी कॉस्ट है वो क्या करती है, डिक्लाइन करती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोलो या लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन करते हैं। जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की, वो लगभग जीरो के बराबर होती है। दूसरी बात क्या है, ऐसे सिस्टम को गवर्नमेंट अपने अंडर कैप्चर करने की कोशिश करती है। दूसरा देखिए, कंट्रोल आवर आउटपुट। इसके बाद डी देख लेते, कंट्रोल आवर रॉ मटेरियल, ये भी था, इसका एक कारण था। तो इसका क्या है, कंट्रोल आवर आउटपुट। ये मोनोपोली को जनरेट करने का रॉ मटेरियल जो है वो तो है, लेकिन आउटपुट के ऊपर जो कंट्रोल है ये कोई कारण नहीं है मोनोपोली बनने का। तो चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारी जो चीज़ है, बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर करने की, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो सके। अब थर्ड क्वेश्चन की, सेलर जो है ना चार्ज करता है, सेलर यानी कि जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर सेलिंग डिफरेंट कोटाज ऑफ द कमोडिटी नॉन एज। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोटा का क्या मतलब, देखिए कैटेगरी में डाला हुआ है। कैटेगरी में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल को सिंपल सा लेंगे हम, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि यदि आप 1 kg से लेकर 5 kg तक शुगर परचेज करते हो या चीनी परचेज करते हो, तो आपको पड़ती है ये 30 रुपीज़, या मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ की। यदि आप 5 से 10 तक, यानी कि 5 से अगर आप ज़्यादा लेते हो, 10 तक लेते हो, तो ये आपको पड़ती है, मान लेते हैं कि 48 रुपीज़ की। उसके बाद यदि आप 10 से 20 तक आप लेते हो तो ये यहाँ पर आपको पड़ती है, मान लेते हैं कि 35 रुपीज़ की, 10 से 20 तक। तो ये ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे आप अभी फॉर्म फिल किया है ना आपने, तो आपके वहाँ पर कैटेगरी होती है ना, कैटेगरी होती है, कोटा होता है
कि भाई ये जनरल है, जनरल का कोटा, जनरल वालों के 1000 रुपये लगेंगे, मैं वैसे रैंडमली ले रही हूँ। मान लिया जाए कि SC के यहाँ पर देख लिया कि 500 लगेंगे, ST के यहाँ पर मान लिया कि 250 लगेंगे। तो देखिए अलग अलग कोटे में अलग अलग बेनिफिट है। तो ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डिफरेंट प्राइस होते हैं? तो ये होता है आपका 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ये कौन सा अगर कोटा की वहाँ पर बात की जाती है इस तरीके की, तो ये आपका 3rd नहीं 2nd डिग्री होता है। 3rd डिग्री तो अलग होगा। 3rd डिग्री का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट के जो आप प्राइस कम रखो, और जो बाहर की कंट्री है, जो फॉरेन कंट्री है, वहाँ पर प्राइस आप ज़्यादा रखो। और फर्स्ट जो डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पर कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता। जितना कंज्यूमर देना चाहता है उससे उतना ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कंज्यूमर सरप्लस बच जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप समझते हो कि कीमत विभेद का मतलब होता है कि जब आप एक ही सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? ये कहता है कि मोनोपोली चार्ज हायर प्राइस इन द मार्केट। मोनोपोली जो है उसमें हायर प्राइस चार्ज किए जाते हैं। मोनोपोली के अंदर, एक सेकंड रुकिए, मोनोपोली में जो है हायर प्राइस चार्ज किए जाते हैं इन द मार्केट वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखिए ये मैं वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये आपको ये बता रहे कि इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट समझिए। ये इलास्टिसिटी है या प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पर एक ये यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी है। ये कोई ए मार्केट है, ये कोई बी मार्केट है। ये क्या कह रहे हैं कि मोनोपोली चार्ज, यानी कि हाई प्राइस कहाँ पर चार्ज करेगा? हाई प्राइस वहाँ पर चार्ज किए जाएंगे जहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, और कम चार्ज वहाँ पर किए जाएंगे जहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ज़्यादा आउटपुट सेल करके, यानी कि ज़्यादा आउटपुट को सेल करके क्या किया जाएगा? MR जो है मार्जिनल रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाएगा। और यहाँ पर जो है ना क्या किया जाएगा? आउटपुट, यहाँ पर क्या होगा? प्राइस कम होंगे और जो आउटपुट है वो ज़्यादा। इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट कम बेचा जाएगा और प्राइस जो है ना वो ज़्यादा रखे जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना कि इसके प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं और आउटपुट कम रखा जाता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी वहाँ पर ज़्यादा कम होगी, जहाँ पर कम होगी वहाँ पर कीमत ज़्यादा रखी जाएगी। रीज़न क्या है? जब प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, तो देखिए यहाँ पर इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। मान लिया जाए कि इलास्टिसिटी को दिखा रहा है, यदि प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, स्टीपनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस में इतना चेंज होता है और क्वांटिटी में इतना चेंज होता है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको दूसरा। यहाँ पर देखिए प्राइस है ये, क्वांटिटी है ये। यदि यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं इतने और जो क्वांटिटी है ना वो इंक्रीज होती है इतने से के अंदर, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है? कम है, और ये वाला एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होने पर भी क्वांटिटी में बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, वो होती है लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कुछ फ्लैटर टाइप की। इसमें देखिए प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा से इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ये एरिया है और ये प्राइस का एरिया, तो यहाँ पर तो सस्ता बेचने में फ़ायदा, अगर ऐसी इलास्टिसिटी है तो यहाँ पर महंगा बेचने में फ़ायदा है, और कम क्वांटिटी बेचकर ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी बेचकर कम प्राइस रख के ज़्यादा क्वांटिटी बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ पर प्राइस हायर चार्ज किए जाएंगे, यानी कि ज़्यादा प्राइस कहाँ पर लिए जाएंगे? जहाँ पर लेस देन 1 होंगे, तो लेस इलास्टिक, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब है कि जो 5th क्वेश्चन है वो आपको बताता है कि मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट मार्केट इज एन एग्जाम्पल। देखिए ये कह रहे हैं कि अलग अलग मार्केट में जब अलग अलग जो है ना प्राइस चार्ज किए जाते हैं। क्या बोला कि जब अलग अलग मार्केट है और अलग अलग मार्केट में प्राइस क्या है? चार्ज किए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट मार्केट में प्राइस कब चार्ज किए जाते हैं? ये होता 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अपने देश में प्राइस कम ज़्यादा रखो और बाहर की कंट्री में कम रखो। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम चलते हैं 5th के बाद 6th क्वेश्चन पर। जो 6th क्वेश्चन आपको क्या कहता है?
कि लॉन्ग रन है, और लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोली है वहाँ पर क्या सीन रहेगा, प्रॉफिट कैसा रहेगा लॉन्ग रन में। देखिए जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में आप जानते हो कि जब शॉर्ट रन की बात की जाती है, शॉर्ट रन, तो इसका मतलब होता है कि अल्पकाल में जो फर्म है उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और जो मिनिमम लॉस है वो भी हो सकता है। अब मिनिमम लॉस की हम बात कर रहे हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और मिनिमम लॉस वो होता है जो कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके डायग्राम देखिए सिंपल है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट ये आपका एवरेज रेवेन्यू का रो होता है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का रो है, मार्जिनल रेवेन्यू है, और यहाँ पर ये आपकी एवरेज कॉस्ट जो है ना, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, और ये आपकी एमसी है, ये मार्जिनल कॉस्ट आपकी। जहाँ पर ये यहाँ पर इसको टच करती है, ये क्वांटिटी डिसाइड होती है, ये प्राइस। अब देखिए इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर ये कोई ई पॉइंट है, इस पर आप देख रहे हो कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, तो स्पष्ट है कि एवरेज रेवेन्यू उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये एवरेज रेवेन्यू है हमारी, और ये लेते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू ली है, और ये है एवरेज कॉस्ट, ये है एवरेज कॉस्ट, और ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है। एमसी और एमआर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, ये क्वांटिटी हो जाएगी, और ये जहाँ पर एआर को टच करेगी ये प्राइस डिसाइड हो जाएगा, और जहाँ पर ये लाइन इस एसी को टच करेगी ये कॉस्ट हो जाएगी। तो देखिए प्राइस तो है ओपी लेकिन कॉस्ट है ओसी, तो इसका मतलब क्या, प्राइस ज़्यादा है, यानी कि प्राइस क्या होते हैं, एआर ही होती है, तो और कॉस्ट कम है, यानी कि एवरेज कॉस्ट आपकी कम है। एवरेज कॉस्ट तो ये है, ये वाली, और लेकिन प्राइस आपकी ये ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो एरिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। लॉन्ग रन में हमेशा ही जो मोनोपोली होती है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। जब हम बात करते हैं मिनिमम लॉस की, तो मिनिमम लॉस का क्या मतलब होता है कि ये एवरेज रेवेन्यू है आपकी, और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, और ये एवरेज कॉस्ट यहाँ पर चली जाती है, ये एवरेज कॉस्ट होती है। यहाँ पर आप टच करके दिखाओ तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दिखा सकते हो, ये यहाँ पर, इसको यहाँ पर टच करते हुए, ये वाली, ये एवरेज वेरिएबल, क्योंकि आप सभी जानते हो शॉर्ट रन में उसको क्या, कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेगी ना, तब जाकर वो उत्पादन करेगी, ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी है, ये इक्विलिब्रियम का आउटपुट है, और ये प्राइस यहाँ पर ये इसको टच करता है, लेकिन कॉस्ट आप देखिए कितना चली गई है, कॉस्ट ये लाइन यहाँ पर इसको टच करती है, तो कॉस्ट ज़्यादा और प्राइस कम है। इसका मतलब क्या है कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज जो रेवेन्यू है ना वो कम है, तो ये मिनिमम लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सेवन्थ जो क्वेश्चन है, जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो आपको क्या बताता है, वही क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम लॉस बताइए। तो अभी मिनिमम लॉस हमने देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका मिनिमम लॉस कहलाएगा। और शॉर्ट रन में तीनों मिलते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं मोनोपोली में। और अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो तो वहाँ पर मिलते हैं लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपने 7 क्वेश्चन कर लिया है, अब हम देखते हैं इसका 8 देखते हैं, आगे मिलेगा तो, नहीं तो 9 है, ये 9 सोल्व कर लेते पहले। यहाँ पर आप देखिए सेलर सेल कमोडिटी, ये कह रहा है कि सेलर जो है ना, बेचने वाला जो है, अपनी कमोडिटी के जो प्राइस है अपनी कॉस्ट से भी कम रखता है। तो इस तरीके के कंपटीटर फॉर्म, यानी कि फॉर्म आउट हीज कंपटीटर फ्रॉम द मार्केट, यानी कि जो उसके कंपटीटर हैं उनको बाहर करने के लिए वो ऐसा करता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जिस पेन का मान लेते कि हम यूज करते हैं उसकी कॉस्ट आती है 5 रुपये, यदि इसको 5 रुपये के बजाय 4 रुपये और 50 पैसे में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, इस कंपनी को लॉस है। लेकिन ये इतनी बड़ी होती हैं, ये जो एमएनसी या जो कंपनी जो डंप करती हैं, कि इन इधर से अगर लॉस उठा रही है तो दूसरी जगह से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, इसलिए कवर कर लेती हैं। तो वो करें कि 3 तरीके की डंपिंग हमने पढ़ी थी। ठीक है, पैराडिटरी, देखिए पैराडिटरी डंपिंग कौन सी होती है, ये वो डंपिंग होती है
जब पहले हम डंपिंग को देखते हैं। डंपिंग का मतलब होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में क्या बेचें, उसको ज़्यादा कीमत पर बेचे, दूसरी कंट्री में उसको कम कीमत पर बेचे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अपने देश में हो सकता है कि आप मोनोपोली इंजॉय करते हो, इसलिए यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है ना वो लेस देन होती है। अगर दूसरे कंट्री में आप जाते हो तो क्या पता आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका प्रोडक्ट आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे हो, तो वहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है ना ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए यहाँ पर कम कीमत लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादा। डंपिंग का ये मतलब जो आपके पास आलतू फालतू सामान पड़ा हुआ है या जो बचा हुआ है उसको जो आप बेचते हो, वो क्या क्या होती है, कितने प्रकार की डंपिंग होते हैं, ये दिखा रखी है पैराडिटरी डंपिंग का मतलब होता है लालची टाइप की, ठीक है ना। जैसे चाइना करता है ना लालची टाइप की जो मतलब एक तरीके से डंपिंग होती है, इसको लालची या लुटेरे बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम क्या किया जाता है इसमें, ऐसा किया जाता है कि अपने प्राइस जो है ना अपनी कॉस्ट से कम रखे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपके कंपटीटर है ना मार्केट को छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि इतनी कम कीमत पर वो बेच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से जियो ने किया था, देश के देश में भी हुआ था, जियो ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। तो ऐसा थोड़ा ना था कि जो अंबानी है वो घाटे में चल रहा था, नहीं, और कहीं से प्रॉफिट कमा रहा था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये सारे कंपटीटर बाहर हो गए तो धीरे धीरे जियो के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये करते हैं, फिर बाद में मोनोपोली एंजॉय करेंगे। परसिस्टेंट डंपिंग होती है जो लगातार चलती रहती है, मतलब ऐसा ही, ये तो हमारा रोजमर्रा का काम है, हम तो ऐसे ही, लेकिन इसका आंसर है ही स्पोर्डिक होती है। जब कभी कभार ज़्यादा सामान बच जाए हमारे पास, या फिर पुरानी तकनीक का बना हुआ सामान हो जिसको हमारे देश में नहीं खरीदते हो, तो इसको दूसरे देश में सस्ते रेट पर हम निकाल देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। तो ये 8th क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 8th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पढ़िए इसको एक बार। मोनोपोलिस्ट कैन सेट, तो वो कह रहा है कि जो एकाधिकारी होता है ना वो क्या कर सकता है, क्या सेट कर सकता है। पहली बात तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मोनोपोली में सप्लाई करो नहीं होता, ठीक है ना, प्राइस और आउटपुट दोनों को नहीं, गलत बात। वो एक को ही डिसाइड कर सकता है, या तो आउटपुट को डिसाइड कर लिया फिर प्राइस को। नाइदर भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी नहीं कर सकता। आइदर आउटपुट, या तो आउटपुट करे या फिर प्राइस, इसको आंसर हो जाएगा सी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक क्वेश्चन और रहता है, उस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन है 10। अब क्वेश्चन 10 आपको क्या कहता है, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज लेस देन वन देन इट्स MR विल बी। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपका 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन आपको बताता है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज लेस देन 1। यदि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाती है, ये देखिए यहाँ पर ये एवरेज रेवेन्यू करा होता है, एवरेज रेवेन्यू करा, और जो MR होता है ना इसका डबल स्टीपनेस होती है, उसकी ज़्यादा इतना स्टीपनेस होती है, इसके 2 गुना ये MR होता है। आपने देखा है कि यहाँ पर जब ये MR 0 होता है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, ठीक है ना, इक्वल टू 1 होती है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको कि इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मोनोपोली एकाधिकारी में लेस देन 1 होगी तो MR इससे नीचे जो होती है वो लेस देन 1 होती है, इस पॉइंट पर जो होती है वो इक्वल टू 0 होती है, और यहाँ पर जब होती है तो ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ पर जब होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो वो करें कि अगर ये लेस देन 1 या इस एरिया में अगर वो उत्पादन करता है तो वहाँ पर MR क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।